Prime Minister, when you return to India, people will be asking you what you thought of the coronation. What are you going to tell them? Well, I'll have to tell them a great deal, but principally that it's very impressive in many ways. ठंड के मौसम में शाम के सूरज की ओर देखते हुए एक गर्म कप चाय के साथ आराम से कुर्सी पर बैठना हमेशा आसान होता है, लेकिन जमीनी हकीकत वाकई बहुत ही सख्त और अंधेरे में होती है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सफल प्रधानमंत्री थे या असफल? खैर, ये हर किसी के पास मौजूद अलग अलग जानकारी के मुताबिक और उसके अपने आकलन पर निर्भर करता है कि नेहरू जी असफल प्रधानमंत्री थे या सफल। जवाहरलाल नेहरू के कैरेक्टर में निश्चित रूप से उनकी क़यादत में कई रंग थे। नेहरू के समर्थक या विरोधी के बिना आज की वीडियो हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके कामों के बारे में जानकारी देंगे जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए देश को क्या क्या फायदे हुए। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत पूरी तरह से खस्ता हालत में था। देश में शिक्षा कुल मिलाकर 11% से कम थी और महिला शिक्षा 2% से भी कम थी। और फिर नेहरू जी की सरकार द्वारा शिक्षा पर जोर दिए जाने के वजह से यह 84.4% से अधिक हो गई थी। उस वक्त नेहरू जी की सरकार ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया, जैसे IIT, IIM, एम्स आदि को उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को तैयार करने के लिए इन शिक्षा संस्थानों का निर्माण कराया, जिसके कारण रिजल्ट आज सभी के सामने है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। हर देश उस समय की दो सैन्य पावर USA और USSR द्वारा अपनी ओर खींचा जा रहा था। भारत को भी दोनों पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस द्वारा लुभाया गया, लेकिन नेहरू सरकार ने समझदारी से दोनों शक्तियों से सेफ तरीके से देश को निकालने का फैसला किया। हालांकि भारत को इस वजह से बहुत लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ी थी। JLN सरकार और मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के देश के अहिंसा की सोच रखने वाले नेताओं ने एक ग्रुप बनाया, जिसने दुनिया की 2/3 आबादी को दोनों महाशक्तियों से बचाकर एक छत के नीचे ला दिया। इन देशों ने किसी भी सुपर पावर का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और भारत आज उस नीति की वजह से अमेरिका और रूस से फायदा उठा रहा है। अगर उस समय नेहरू जी ने किसी एक सुपर पावर देश का साथ दिया होता तो इनमें से एक हमारा दुश्मन होता, जिससे आज देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ता। नेहरू सरकार के सामने भारत में सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे बहुत कम उद्योगों का होना, बिजली, जल और कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की कमी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बहुत ज्यादा गरीबी और उस समय भारत की बेहद खराब इकोनॉमी ने नेहरू सरकार को झंझोड़कर रख दिया था। जाहिर है इनसे जल्दी नहीं निपटा जा सकता था, लेकिन आज हम देख सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ईमानदारी से ही काम किया गया था, तभी हमारा देश आज एक खुशहाल देश बन पाया है। उस समय नेहरू सरकार ने बांध और उद्योग बनाने, बुनियादी ढांचे और लोगों को शिक्षित करने की दिशा में काफी कठिन मेहनत की थी। सबसे जरूरी काम जिससे देश में समानता का माहौल पैदा हुआ वो था जमींदारी प्रथा को खत्म करना। JLN सरकार ने जमींदारी और जमींदारों की प्रथा का शासन खत्म कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में भूमि सीलिंग अधिनियमों के साथ सुधारों का एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। नेहरू सरकार ने जो पहला सबसे बड़ा काम किया वो था भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक पैनल का संगठन तैयार किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर की क़यादत में यह संविधान तैयार किया गया और आज यह संविधान सभी के लिए जरूरी है, जो भारत के लोकतंत्र की नींव है। पंडित नेहरू के कामों में कुछ निगेटिव पक्ष भी थे। नेहरू जी चाहते थे कि भारत एक समाजवादी देश बने, लेकिन समाजवादी विचारों का पालन करते हुए उनकी कुछ पॉलिसीज उस समय भारत के लिए खतरनाक थीं। जबकि उनकी सरकार ने एजुकेशन, बांधों और इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में सही काम किया, लेकिन उद्योगपतियों के लिए उनकी कुछ नीतियां गलत थीं। उनकी सरकार ने उन वस्तुओं के लिए मुक्त खुला व्यापार से इनकार कर दिया जो उस समय देश के विकास के लिए जरूरी थी। इससे भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे सामने आए। ब्रिटिश शासनकाल में भ्रष्टाचार लगभग ना के बराबर था। एक व्यापारी निर्माता
या उपयोगकर्ता को आयात किए जाने वाले छोटे सामानों के लिए लाइसेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे और लोकल इन्वेस्टर्स को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था। इन नीतियों के कारण औद्योगिक और आर्थिक विकास में भारत उन देशों से बहुत पीछे छूटने लगा जिन्होंने उसी समय आजादी प्राप्त की थी। पंडित नेहरू अपनी आलोचना को हल्के में नहीं लेते थे। अगर कोई इंसान उन्हें पसंद नहीं करता था तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे, चाहे वे आलोचना मजाक में ही क्यों ना हो। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब उनकी सरकार ने कवियों, गीतकारों, लेखकों, फिल्मों, किताबों, उपन्यासों, यहाँ तक कि प्रकाशकों, संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था जो उनकी विचारधारा का विरोध करते थे या उनके मुताबिक नहीं थे। उनके शासनकाल में चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत पर हमला किया और किसी भी देश से कोई सहायता नहीं मिली, और जिसकी वजह से भारत ने जम्मू और कश्मीर, अक्साई चीन का एक हिस्सा चीन को दे दिया। और नेहरू जी मुस्लिम देशों को यह भरोसा नहीं दिला पाए कि कश्मीर भारतीय क्षेत्र का एक वैध हिस्सा है। उन्होंने 1952 में खूबसूरत काबा घाटी, जो मणिपुर का हिस्सा थी, जब उसका भारत में विलय हुआ था तो उसे बर्मा को तोहफे में दे दिया था। उस समय भारत ने जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि जब पाकिस्तान के कबायली और सेना के लोगों ने हमला किया था तो जम्मू और कश्मीर एक आज़ाद राज्य था, लेकिन भारत को सौंपे जाने के बाद जम्मू और कश्मीर भारतीय क्षेत्र बन गया। और नेहरू जी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए और संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित किए, जिसमें पहला कदम यह था कि पाकिस्तान को अपने सभी हमलावरों को हटाना होगा। पीछे मुड़कर देखें तो क्या नेहरू जी के फैसले फायदेमंद थे या नुकसानदायक? आज उन पर कमेंट करना आसान है, लेकिन उस समय उनके फैसले केवल उनकी सोच और कभी कभी उनकी सनक पर आधारित होते थे। आखिर में हमें यह कबूल करना होगा कि नेहरू जी के काम अब इतिहास का हिस्सा हैं और जिनसे हमें काफ़ी हद तक फायदा हुआ है, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी है। अगर कोई सवाल करे कि क्या होता अगर उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, खैर हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। या तो भारत के हालात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जापान के जैसे हो सकते थे या आज के पाकिस्तान जैसे।